नमस्ते। मैं हूं प्राध्यापक बालकृष्ण काटे। YouTube के मेरे सक्सेस स्टोरीज चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। ऐसा कहा जाता है, When life is sweet, say thank you and start to celebrate. But when life is bitter, then also say thank you and start to grow. कुछ इसी तरह कई असामान्य व्यक्ति हम देखते हैं जो अपने जीवन में प्राप्त हुई कड़वाहट को खुशी खुशी पी लेते हैं और कुछ भी शिकायत न करते हुए अविश्रांत परिश्रम से अपने पथ पर चलते रहते हैं और अंतिम लक्ष्य पा लेते हैं। और ऐसे ही लोग कर्म योद्धा कहलाते हैं। मेरे आज के इस चैनल में एक ऐसे ही कर्म योद्धा को मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं। शायद उनका सक्सेस मंत्र कुछ इस तरह होगा, When we have no choices, try to do your best. But when you have some choices, then always choose the best. एक ऐसा ही धुरंधर व्यक्ति जिन्होंने अपनी छोटी ही उम्र में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे लिया और अपने मार्ग में आई हुई कई आपत्तियों का बहुत दृढ़ता से सामना किया और अंत में विजयी श्री खींच लाई। अपना और अपने परिवार को उन्होंने समृद्ध बनाया। ऐसे एक एवरग्रीन चार्मिंग पर्सनैलिटी को आज हम मिलने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री अमर सिंह जी परमार। इनके बारे में मैं कहूंगा, ये एक एवरग्रीन चार्मिंग 73 इयर्स के नौजवान हैं। नौजवान कह रहा हूं, क्यों ना कहूं। 30 साल की अपनी बैंकिंग सेक्टर में कुशलता पूर्वक सर्विस होने के बाद भी जिन्होंने एक सुवर्ण अवसर को नहीं खोया, एक नामांकित कंपनी से आई हुई ऑफर को चुनौती के रूप में जिन्होंने स्वीकार कर लिया और पिछले लगातार 20 सालों से इस नामांकित कंपनी में उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में वो सबको प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे सम्माननीय अमर सिंह जी परमार का जो सक्सेस स्टोरी है वो आज हम देखेंगे, सुनेंगे उनके ही शब्दों में मेरे इस चैनल में। मैं परमार जी का स्वागत करता हूं। नमस्ते अमर सिंह जी, मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्ते नमस्ते। और पहले मैं आपका धन्यवाद कहूँगा क्योंकि आपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद मुझे टाइम दे दिया इस चैनल में कुछ आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में चर्चा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। बहुत कुछ सुना मैंने आपके बारे में, तो ज़्यादातर आपका पिछला जीवन मुझे मालूम नहीं है, तो बचपन से या आपके स्कूल लेवल से हम जा सकते हैं? ओके तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। ओके। बचपन से मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ करता हूँ। तो वैसे मेरा बचपन बिल्कुल एक सामान्य फैमिली में और एकदम गरीब फैमिली में मेरा गुजरा है। अच्छा। इनफैक्ट बोला जाए तो मैंने बचपन क्या होता है वो मैंने कभी फील नहीं किया क्योंकि बचपन में जो मेरी मदर थी वो भी मेड का काम भी करती थी। ओह, कांट बिलीव। क्योंकि मेरा फादर एग्रीकल्चर फैमिली में से आया था, गांव से आया था, तो उसका इतना वो फैमिली इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ही वाज नॉट गुड, अच्छा नहीं था। तो बचपन मैंने जो दूसरे बच्चे लोग जो एंजॉय करते हैं वैसा एंजॉय नहीं किया। अरे, और नेटिव आपका कौन सा है? हाँ, मेरा नेटिव गुजरात में राजकोट करके है सिटी। अच्छा। वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है। अच्छा।
और मेरा जो ओरिजिनल मेरा फादर का गांव है वो राजकोट से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है छोटा सा, उसमें था। तो बचपन में तो पूरा विलेज में रहे आप? मैं कम रहा हूँ क्योंकि अच्छा। मेरा बर्थ राजकोट सिटी में हुआ है, अच्छा। लेकिन विलेज के साथ मेरा नाता जो था तो बहुत था। अच्छा। तो फिर मैंने स्कूल स्टार्ट किया था राजकोट में ही जो नगर पालिका की स्कूल होती है ओह। वो स्कूल में मेरा एडमिशन किया था, क्योंकि मेरा फादर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट स्कूल में दाखिल कर सके। तो नगर पालिका की जो स्कूल होती है उसमें मैंने स्टार्ट किया 6 स्टैंडर्ड तक छः स्टैंडर्ड तक मैंने वहीं पे नगर पालिका के स्कूल में ही स्टडी किया। और दूसरी बात, मेरा फादर का ये इंटेंशन था कि ये लड़का जितना फास्ट स्टडी कंप्लीट करे इतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो फिर आगे जाके वो इसका इनकम चालू हो जाए। ओह, फॉर फैमिली। या। अच्छा। तो मेरा फादर ने क्या किया कि मैं जब 5th में आया तभी उसने बोला एडमिशन स्कूल में कि ये लड़के को आप दोनों स्टैंडर्ड साथ में कराओ। हो, उस जमाने में वो बात चलती थी। तो मेरा 5th और 6th स्टैंडर्ड मैंने साथ में किया। अच्छा। वो करके मैं 7th स्टैंडर्ड से स्कूल चेंज किया मैंने। अच्छा। तो इस साल मेरा बच गया। परिवार में आपके साथ और? मेरा परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। मेरे साथ 3 ब्रदर हैं, टोटली हम 4 ब्रदर। तो आप मैं प्लस 3 ब्रदर्स। आप एल्डेस्ट है? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। तो नेचुरली सबसे जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से फादर ने वो प्लान करके मेरा 1 साल बचा दिया। अच्छा। क्योंकि जनरली अदरवाइज क्या होता है कि 16 एज के वो कंप्लीट करता है। करेक्ट। स्टैंडर्ड एसएससी का मैंने 15 साल में 15 कंप्लीट साल कर में। दिया। और ग्रेजुएशन जब आया तब मैंने 19 साल में ओह, कंप्लीट ग्रेजुएशन किया था। वंडरफुल। तो स्कूल में जब भी हमारा स्कूल वेकेशन होता है, हाँ। दो वक्त वेकेशन होता है। एक तो समर वेकेशन, दूसरा दिवाली का वेकेशन। हाँ, करेक्ट। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमने स्कूल में भी मैंने कोई भी वेकेशन मैंने एंजॉय नहीं किया है सिटी में। ओह, मैं बताऊँ क्या होता है। ट्रिप्स वगैरह? तो जब भी मेरा वेकेशन होता है समर वेकेशन, तो मेरा फादर का अदर एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो एग्रीकल्चर चौपी फार्म होता है दूसरे का, अच्छा। वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते थे अच्छा। हमारे गांव में। और वहाँ जाके वो जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट में जो था वर्क वो उसको करना था। अच्छा। वो अकेला था। तो मैं, मेरा अंकल और मेरा छोटा ब्रदर, वो थोड़ा मेरे से छोटा था 5 साल, लेकिन वो ठीक था। तो ज़्यादातर तो मुझे ही लेके जाते थे वेकेशन में। हर वेकेशन में हम चले जाते थे गांव। बहुत ही कष्ट किया है आप, क्या बात है। या तो वहाँ जाके पूरा वेकेशन। और वो काम क्या रहता था वहाँ पे? हाँ, वो उस टाइम पे क्या होता है, दिवाली के टाइम पे हाँ। जब वेकेशन पड़ता है तो दिवाली के टाइम पे मूंगफली, आपको मालूम है मूंगफली? मूंगफली? हाँ, हाँ। वो उसका सीजन हो जाता है। अच्छा। मतलब वो निकालना निकालते पड़ता हैं है। उसकी। तो जब भी वो निकालते हैं तो कोई कोई उसका मूंगफली का वो उसमें ज़मीन में ही टूट जाता रहता है। है, हाँ। तो वो ज़मीन में से निकालने के लिए हमें वो कॉन्ट्रैक्ट देते थे। ओह। और मेरा फादर मुझे सुबह में टारगेट दे देते हैं अच्छा। कि इतना बैग्स तुम्हें मूंगफली लेके करना क्या ही है। बात है, क्या बात है, अमेजिंग। तो हर हमेश सुबह में हम निकल जाते थे, अरे, शाम को हम वापस आते थे घर पे, हमारे जमा पे गांव में। और दिवाली जैसे वेकेशन खत्म होते हैं तो उसके अगले दिन हमें कहता है कि चलो ठीक है अभी तुम जा सकते अरे, हो। अरे, अरे। तो ये था मेरा स्कूल का थोड़ा ये। और अच्छा, उस दूसरी टाइम बात मैं राजकोट में जो आपका ये घर वगैरह था वो कैसा था? हाँ, राजकोट में हमारा घर नहीं था एक्चुअली। अच्छा। हम रेंट पे रहते रेंट थे। पे रहते थे। और रेंट में भी ऐसा घर था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ओह। उस जमाने में। मैं ये बात कर रहा हूँ आपको 1958, 61, 65 की। 65। अच्छा। 65 में मैंने एसएससी किया, उसके पहले हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो तभी से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ओह। तो समझो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक तो ठीक था, चला लेते थे। लेकिन 65 में जब मैं एसएससी में आया तभी मुझे रात को भी स्टडी करने की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। ओह। दिन में तो करते थे लेकिन तभी तो ही हम कर सकते थे। करेक्ट।
अभी रात को स्टडी करनी है, रात को पढ़ना है, तो लाइट नहीं थी हमारे घर में। ओह, तो उसके लिए मैं क्या करता था स्टडी रूम। सर जी, स्टडी रूम तो क्या, एक रूम था हमारे घर में, तो स्टडी रूम तो कहाँ से होगा। अच्छा अच्छा। तो मैं क्या करता था कि हमारा जो घर था उसके आगे बाजू में रोड, मतलब एक रोड था। हाँ हाँ। तो वहाँ पे दिन भर व्हीकल, साइकिल, रिक्शा जो भी है उसका आवाज़ आता था। Correct. रात को 9 या 10 बजे वो ट्रैफिक कम हो जाता, मतलब एकदम शांत हो जाता उस जमाने में। तो भी रात को इतना लेट नाइट नहीं चलता था, तो 10 बजे ऑलमोस्ट रोड क्लियर हो जाता क्लियर था। हो जाता था। अच्छा। तो 10 बजे के बाद मैं घर से बाहर निकल के, हमारे गाड़ी एक स्ट्रीट लाइट थी जहाँ पे बैठने की एक जगह थी नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे। तो वहाँ बैठ के मैं 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक मैं स्टडी करता था। ओह, ये तो हम ऐसे पुस्तक में, किताब में ये देखते हैं ये कथा ऐसी। बराबर। तो आपने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बता मेरी दिया। स्कूल में, या तो जो भी मेरा ये था वो ये स्टोरी है। तो इस तरह से करके मैंने एसएससी कंप्लीट की 1965 में। 1965। हाँ जी। उसके बाद, हाँ उसके पहले भी एक बताऊँ, जब मेरी माँ मेड सर्वेंट थी, मैंने आपको बताया ना, तो जब भी जाती थी बर्तन के लिए, कपड़ा पोता के लिए, जब दूसरे के, वो मेड, एज ए मेड, जब जैसे ही मेड है वैसे ही मेड थी, तो मुझे बोल के जाती थी कि छोटा भैया है, एकदम तब एकदम छोटा था, हाँ। वो उसको सुला के मैं जाती हूँ, अगर वो जाग जाते हैं हाँ। तो तू यहाँ पे बैठ और पढ़, और जब भी जरूरत पड़ी तो मेरी उंगली में, पाँव की उंगली में वो धागा, रस्सी बांध देते थे, और बोलता था कि तू पढ़, और जब भी वो जाग जाए तो उसको हिलाना। तो पग से मैं उसको झुला के उसको सुला देता था। तो इस तरह का हमारा ये चल रहा था। आज को इस पे अभी हमने आपकी आज की पूरी ये समृद्धि देखी है, तो ये बिल्कुल ऐसा एक अनबिलीवेबल लगता है। लेकिन आपने और तो भी मैं आपका ज़्यादा ये क्यों करना चाहता हूँ कि यू आर एट वेरी ग्राउंड लेवल। ये बिल्कुल कभी आप ये नहीं करते। और ये अभी उसके बाद में जब स्कूल लेवल के बाद में ये सिलसिला जो है वो कितने दिनों तक चालू रहा? अच्छा, ये सिलसिला हमारा कॉलेज तक तो ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि आपने कौन सा साइड लिया? सबसे बड़ा था। फैकल्टी आपका कॉमर्स थी। कॉमर्स थी। अच्छा अच्छा। तो कॉलेज मैंने ये स्कूल ख़त्म कर दी। अच्छा, उसका भी मुझे डबल मैंने स्टैंडर्ड किया, उसका बेनिफिट मुझे, अच्छा, मैं बताऊं आपको। उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल थी, उसमें मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा। 7th स्टैंडर्ड में। अच्छा। बराबर। अप टू 6th में म्यूनिसिपैलिटी का स्कूल थी, उसमें पढ़ा था। मैंने 5th और 6th वहाँ पे एक साथ किया था। तो स्कूल के स्पेशल कंसिडर करके मुझे 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी थी। ओहो, वाह। उसने एक भी फी नहीं ली थी मेरे पास से। क्या बात। हाँ जी। तो ये मुझे बेनिफिट मिला था उसका, और इनडायरेक्टली मेरा फादर को मैंने हेल्प किया था उसमें। अच्छा, गुड। तो ये कॉलेज में आने के बाद भी आपका ये अर्न और वर्क ये चालू रहा, स्टडी चालू रखना पड़ा था साहब। अच्छा। क्योंकि तभी भी मेरा फादर की जिम्मेदारी इतनी थी। मेरा फादर का 2 ब्रदर था, फैमिली भी, और इसकी एक सिस्टर थी। अच्छा। और वो सबको गांव से वो सिटी में लेके उसको सेटल करना चाहते थे। अच्छा। तो तभी तक, जब तक सेटल नहीं होते थे तब तक उसकी जिम्मेदारी उसको अच्छी तरह से वर्क करना। क्या। और प्लस हम 4 ब्रदर थे, तो इतनी बड़ी फैमिली थी हमारी। क्या। तो उसको नेचुरली। तो आप क्या कॉलेज में जब थे तो क्या काम करते थे? जी, मैं बताऊँ आपको। तो ये स्कूल लेवल तक, फिर बाद में कॉलेज में मैंने कॉमर्स कॉलेज में ज्वाइन किया। कॉमर्स कॉलेज में स्टडी के साथ साथ, जब भी जैसे वेकेशन में, आपने मैंने बताया ना आपको, स्कूल में वेकेशन जब था तब मैं वहाँ पे जाते थे। लेकिन कॉलेज के बाद मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया था। तो जब भी वेकेशन होता था तभी मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता था। अच्छा। उसमें पार्ट टाइम जॉब में ऐसा होता था, वो तो डायरेक्ट नहीं मिलता था, लेकिन रेफरेंस से मिलता था। तो रेफरेंस के लिए भी मुझे बहुत सारी जगह पे से वो कांटेक्ट करना पड़ता था। अच्छा। तो मेरी पहले से ही स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से ही कांटेक्ट करना, ये करना, वो सब आ गया था। तो वहाँ पे एक कोऑपरेटिव बैंक है राजकोट में, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक। अच्छा। जिसकी अभी ब्रांच बॉम्बे में भी है। अच्छा। बहुत बड़ी अभी तो बढ़ गई है, तभी
बेसिक लेवल पे थी। तो वहाँ पे मैंने सर्च करके निकाला कि वेकेशन में ये लोग ऐसे कॉलेजियन स्टूडेंट को वो एंगेज करते हैं एज ए पासबुक राइटर। तभी अच्छा। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, हाँ हाँ हाँ। तो हैंड राइटिंग पासबुक ही बनानी पड़ती थी, जो भी अकाउंट्स होता है Correct. अकाउंट होल्डर की। तो वो पूरा स्टॉक रख देते थे वेकेशन जब आए थे स्कूल में, ये कॉलेज वाले आपका जब काम आते हैं चालू। और पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उसके नहीं लेकिन लिए। ये बहुत मुश्किल है, यानी स्टडी पे कंसंट्रेट करना है या अर्निंग पे, वो बिल्कुल हाँ जी। बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जी, तो मैंने वो वेकेशन में ये जॉब किया था। यानी आपको जब बाद में अच्छे दिन आपने जो जब लाए, तो आपके जो किड्स है, आपके जो बच्चे हैं, हाँ उनको जी। तो आपने उनकी परवरिश जब की है, तो कहाँ से कहाँ उनको आपने रखा होगा, लेकिन आसमान जमीन का फर्क था। ठीक है। अच्छा अच्छा तो कभी ये नागरिक बैंक में मुझे मिल जाती थी, अच्छा दूसरे वेकेशन में शायद नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या करता, तो इसके लिए मैंने दूसरा भी सोर्सेज निकाला था। अच्छा। लेकिन 4 साल, हमारा 4 साल की तब उस जमाने में था ग्रेजुएशन कॉलेज का। पीरियड। 4 साल में एक भी वेकेशन मेरा ऐसा नहीं गया है फॉरवर्ड का कि मैंने अर्निंग नहीं किया है थोड़ा बहुत अच्छा part time। वाह। कभी नागरिक बैंक में पासबुक राइटर, कभी कॉरपोरेशन की ऑफिस जो होती है, वेजिटेबल मार्केट होता है, वहाँ पे कॉरपोरेशन की एक छोटी ऑफिस रहती है, वहाँ भी मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था। गुड। एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो जी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलते हैं, वहाँ भी मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था। अच्छा। तो इस तरह के करके थोड़ा बहुत मैं मेरा फादर को हेल्प कर दे हेल्पफुल रहे, बनता यानी था। बड़ा होने की वजह से आपके ऊपर जो मैं जो इंट्रो में कह रहा था वो सही है, पारिवारिक जिम्मेदारी तो बिल्कुल आपके कंधे पे आ गई। नेचुरली बड़े की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, छोटे की कम होती है। करेक्ट। और बाद में बीकॉम होने के बाद फिर बैंक में एंट्री मिली आपको? इमीडिएटली सर, वो भी देखो आपको मैं बताऊं, उस टाइम बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम थे ऐसे? बैंकिंग उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम नहीं थी, नहीं थे। अच्छा। लेकिन वो इंटरव्यू लेते थे। इंटरव्यू लेते। जून में मेरा रिजल्ट निकला। हाँ हाँ। जून 69 में मैंने 69 में ग्रेजुएशन किया। हम्म। तो जून में मेरा रिजल्ट आ गया। जुलाई और अगस्त में मेरा अपॉइंटमेंट आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 जगह से मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। यानी भाग्य भी ऐसे लोगों की ही सहायता करता है। थोड़ा भाग्य, थोड़ा आपका मेहनत, ये सब था। वो वही लेकिन मेहनत जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुई, मैंने नेक्स्ट डे से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था सब जगह पे डालने की। तो 1 महीना मैं खाली बैठा था विदाउट एनी, जो अगस्त से मैंने ज्वाइन कर दिया। और वो भी 3 में से मैंने पसंद किया बैंक ऑफ बड़ौदा, इसलिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा पहले से बहुत सदर बैंक थी, दूसरी बैंक ऑफ इंडिया थी, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया पर मैंने इंक्वायरी की तो बोला कि इससे बेटर है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ज्वाइन कर। अच्छा। और तीसरा एक था अपना एजी ऑफिस, अकाउंट जनरल ऑफिस, अकाउंट जनरल हमारे यहाँ तो पे गवर्नमेंट की ऑफिस थी। उसमें महाराष्ट्र उसमें में आपका है। प्रोग्रेस नहीं होगा, जब बैंक में जाओ तो तुम कभी आगे आगे बढ़ते जाओगे। करेक्ट। तो उस हिसाब से मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे राजकोट में नहीं मिली। अच्छा। आउट ऑफ राजकोट मुझे जाना पड़ा, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ मैंने नक्शे में भी देखा नहीं था यूरोप में, गुजरात में, कच्छ में। हाँ। कच्छ के अंदर अंजार करके एक सिटी है, छोटा सा सिटी, नॉट सिटी, इट्स ए टाउन, छोटा। तो वहाँ अंजार में हमारी ब्रांच थी। डेजर्ट प्लेस है ना उधर? कच्छ इज इटसेल्फ डेजर्ट। या। हाँ, ओह। तो अंजार में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में मुझे अपॉइंटमेंट दिया। अच्छा। 19 साल की उम्र में मैं देखा ही नहीं था अंजार क्या है, तो अंजार में जाके मैं ज्वाइन किया मैंने बैंक। अरे बाप। और वहाँ पे आपको मैं बताऊँ, अंजार में ना तो कोई रेस्टोरेंट था, ना कोई होटल थी, ना कोई ऐसी कोई अच्छी जगह भी थी जहाँ हम रह सकते थे। वहाँ पे जैसे नेसड़ा होता है ना, जो ये क्या बोलते हैं, जो ढाबा टाइप का होता है, तो ढाबा टाइप का रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ बाजरे की रोटी और सब्जी मिलती थी। अच्छा। दाल चावल हो गया तो मैं देखा ही नहीं था कभी। तो वो हमने मेरा फादर आया था, मुझे छोड़ के नेक्स्ट डे निकल गया कि तू अभी हैंडल कर लेना, देख लेना। और मैं तभी थोड़ा दिन तो मैं रहा था, एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे इतना डेवलप नहीं था, कुछ नहीं था, एक चारपाई थी और एक दीवार थी बस। लेकिन बाद में मैंने मेरा खुद का एक रेंट पे किराए पे मैंने मकान लिया, वहाँ जाके मैं सेटल हुआ। वाह। पर खाना मुझे पसंद नहीं आता, तो मैंने मेरी मदर को बोला कि मदर तू आ जा थोड़ा दिन के लिए, मुझे थोड़ा बहुत सिखा दे, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आता है, बीमार में पड़ जाता था। तो मेरी मदर तब आके 2 या 3 महीने रही,
और उसने बेसिक जो वो आपको cooking होता है वो सिखाया सिखा दिया। तो उसके बाद मैंने सेल्फ कुकिंग चालू कर दिया था। ओहो। सुबह में मैं कुकिंग करके जाता था, बैंक ज्वाइन करता था, शाम को आके फिर से शाम की कुकिंग करता था। तो ये मेरी बैंकिंग की शुरुआत हो गई। So- वहाँ पे कितने साल निकाले मैं आपने? यहाँ पे मिनिमम 5 साल रहना पड़ता था। 5 साल के पहले वो ट्रांसफर नहीं अरे देते थे। बाप। तो 69 में और ज्वाइन किया। आगे से भी ज़्यादा सैलरी आप घर पे भेजते होंगे? हाँ मैं बताऊँ सब। 74 में मेरा ट्रांसफर हुई राजकोट। उसके अच्छा, पहले जो मेरी सैलरी तब क्या थी आपको बताऊँ। मैं 69 में जब ज्वाइन की थी मुझे 240 रुपये मिलता था, 240 रुपीज़ उस टाइम के। उस टाइम पे। और उसमें क्या 230 था, लेकिन मैं ग्रेजुएट था तो 5-5 रुपये का 2 इंक्रीमेंट था। अच्छा, अच्छा। तो 240 रुपये का मेरा रेंट था और सैलरी था। उसमें से 25 रुपये मेरा रेंट का जाता था। अच्छा। मैंने जो किराए पे मकान लिया था उसका 25 रुपया रेंट था। बाकी का मैनेज करके मैं हर महीने थोड़ा बहुत बचा लेता था। अच्छा। और मैं आपको मेरा एक किस्सा बताऊँ। मेरे फादर के पास राइट फ्रॉम बिगिनिंग जब से मुझे मालूम है तब से मुझे इसके कांडे पे मैंने एक ही घड़ी देखी थी, और वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। वो जो रेगुलर नॉर्मल जो घड़ी आती है वही पहनते थे। उसके कभी मैंने उसको दूसरी कोई घड़ी या तो नहीं देखी थी। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया कि ऐसा करता हूँ मैं, मेरा जो यहाँ का खर्चा है जो बजट उसको कट करके उसमें से कट करके हाँ, मैं क्या एक रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग तभी उस जमाने में रिकरिंग अकाउंट होता था, अभी भी है। अभी तो 12 महीने का एक रिकरिंग अकाउंट मैंने 10 रुपये से खुलवाया। खुलवाया। 10 रुपये मैंने किसी भी हालत में मेरा जो एक्सपेंसिव था उसमें से मैंने बचा लिया। 1 साल के बाद मेरे पास 120 रुपया प्लस 10 रुपये या 11 रुपये इंटरेस्ट, ऐसा करके 131 रुपया मेरे पास सेविंग था। और मुझे मालूम था कि हमारे यहाँ से एक कस्टमर हर फ्रिक्वेंटली बॉम्बे जाते थे, और उसको मालूम था वहाँ पे घड़ी अच्छी मिलती है, जो भी मिलती है, तो उसका सोर्सेज था। मैंने बोला कि भाई मुझे मेरा फादर के लिए घड़ी चाहिए। अच्छा। उस जमाने में सिक्को 5 आती थी। सीखो। अच्छा। और इसकी कीमत ऑलमोस्ट वो बोल रहे थे उस हिसाब से 140, 135, 140 रुपये मिल जाती थी। मैंने बोला ठीक है चलो 131 रुपया तो मेरे पास है, 4-5 रुपये मैं एडजस्ट करके कर लूँगा। तो वो करके मैंने घड़ी ली। जब भी मैं राजकोट आया मेरे नेटिव में, तभी मुझे लगा, मैं सोच रहा था कि मैं फादर को सरप्राइज कर दूंगा। अच्छा। सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। तो जब मैं फादर को ये घड़ी दिखाई और दिया कि ये पापा आपके लिए, बापूजी, तब हम पापा नहीं बोलते थे, बापूजी बोलते थे, बापूजी ये आपके लिए है। आप नहीं मानिए सर, हाँ। खुशी होने के बदले मुझे वो उसने बहुत डांटा। इसलिए डांटा कि ये घड़ी की तुझे क्या जरूरत थी। अरे ये घड़ी नहीं होती तो क्या मेरे पास घड़ी नहीं थी? नहीं थी। अगर ये पैसे हम दूसरी जगह पे कहीं एडजस्ट करते, यूज कर लेते तो कितना था। क्या बात। फिर मैंने बोला कि नहीं पापा, बापूजी मेरा ये इच्छा थी और आपको मुझे ये देना पड़ेगा। फिर मेरी मदर ने पूरा सिचुएशन संभाल लिया और उसको बोला कि नहीं, लेकिन उसके बाद नहीं, वो अंदर से राजी हो रहा था। हाँ। अंदर से वो खुशी हो रहा था, लेकिन बाहर से दिखाते नहीं थे। करेक्ट। तो इस तरह से ये हमारी एक। फिर आपकी शादी कब हो गई इसके बाद? अच्छा। उसी दरमियान हो गई या? देखो शादी मेरी हुई जब मैं 1973 में। अच्छा, यानी वो 4 साल उधर गुजारे आपने। हाँ। फिर 5वां साल जो रहा था उसमें। हाँ उसमें। अच्छा। और मेरा एंगेजमेंट तो मेरी जॉब होने के पहले हो गई थी। अच्छा 69 अगस्त जुलाई में मेरी एंगेजमेंट हो गया था। अरे वाह। और वो भी अरेंज एंगेजमेंट था। अरेंज मैरिज था? बाद में लव मैरिज हो गया था। वेरी गुड। और उस टाइम पे अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट मैरिज था। और वो उनकी कैसी पारिवारिक स्थिति थी? हाँ ऐसा था सब। ओह। हमारा जो फैमिली था इतना डाउन था, और उसकी जो फैमिली थी इतना अप थी। लेकिन उसके मेरे जो वाइफ की फादर है, उसने मुझे में क्या देखा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना वो पोजीशन पे था, इतना उसके पास भगवान की दया से बिजनेस था, पैसा था, सब कुछ था। फिर भी एक गरीब कुटुंब में उसने उसकी लड़की को देने के लिए राजी हो गया था। तो पता नहीं मुझे भी आपके लिए तो भाभी जी यानी बिल्कुल एक भाग्य लक्ष्मी की तरह आ गई, ऐसे मैं कहूँगा। भाग्य लक्ष्मी मानो। लेकिन इसमें जैसे आप बोल रहे हैं आपके ससुर जी के बारे में, उतना ही योगदान जो भाभी जी का भी है, क्योंकि उन्होंने भी ये जानते हुए भी
स्वीकार कर लिया। जब इमेज में हुआ तो उसको मालूम नहीं था, ना तो मुझे थोड़ा बहुत मालूम था, लेकिन उसको तो बिल्कुल मालूम नहीं था अच्छा, कि क्या एंगेजमेंट ये मेरे इसके साथ हो रहा है। अच्छा, वो पूरा ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल था। ओह। हमारा मैरिज हुआ है घूंघट में। ओह, वंडरफुल वंडरफुल। हमारा मैरिज घूंघट में ही हुआ है। अच्छा और अभी भी मेरे पास एक दो फोटो बचा है, अच्छा, शायद निकलेगा। तो 73 में हो गया मैरिज हाँ, आपका? 73 में अच्छा हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद में आप राजकोट आ गए? हाँ, अच्छा। नहीं 6 महीना वो आई थी वहाँ पे। ओह, मैरिज के बंदे बाद जगह वहाँ पे अंदर में आई थी। 6 महीना वो भी रही थी वहाँ पे। अच्छा, और उसने भी इतनी कठिनाई वहाँ पे वहाँ उसने पे सहन की थी, क्योंकि क्या वहाँ पे बात। कुछ फैसिलिटी थी नहीं नहीं थी, साहब। हाँ। तो इमीडिएटली लगन मैरिज के बाद वो 6 महीना, 6 या 8 महीना उसने वहाँ पे निकाला है, लेकिन वो भी राजी खुशी से उसने निकाला गुड है। गुड। तो आप हो ही ऐसे कि बिल्कुल आपके साथ रहना है तो कोई भी भूल जाएगा सब तो कुछ। इस तरह से मेरी वहाँ से राजकोट ट्रांसफ़र हो गई। फिर मैंने बहुत मेहनत करके प्रमोशन लिया। अच्छा, ऑफिसर वहाँ पे का। बैंकिंग के एग्जाम्स थे तभी ना? एग्जाम थी, ओह। ऑफिसर के लिए एग्जाम थी। वो एग्जाम में मैंने अप्लाई तो इन सर्विस एग्जाम देना, दैट उसमें इज दो वेरी एग्जाम दिए, वेरी रिटर्न डिफिकल्ट। रिटर्न एग्जाम और दूसरी ओरल, मतलब इंटरव्यू। ओह। और दोनों में पास होना और चाहिए उसमें था। competition और भी रहती तीसरा है? एक हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। अच्छा CAIIB करके है। अच्छा वो बैंकिंग एग्जाम का एक सर्टिफिकेट है। अच्छा। वो हमें क्लियर करना पड़ता है, तभी हम एलिजिबल बनते हैं ऑफिसर की तो वो प्रमोशन के लिए। सर्टिफिकेट को कैसा मिलता था? वो बैंक में वो एग्जाम आपके होती है। मेरिट के ऊपर? वो इंटरनल हमारी मेरिट एग्जाम है। हाँ, के मेरिट के ऊपर। गुड गुड। तो CAIB मैंने भी क्लियर कर दिया। फिर बैंक का ऑफिसर में मैंने अप्लाई किया। तो बैंकिंग में उसमें आप से- बढ़ते 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 ये गए। फर्स्ट स्टेज पे आया मैं। अच्छा तभी अच्छा मेरी ट्रांसफर हो गई जामनगर, अच्छा। क्योंकि वो जब भी प्रमोशन मिलता है तो वो वही एक जगह पे नहीं रहते रहते हैं, हाँ। वो ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा तभी जामनगर हुई, तब मेरा लड़की भी थी और लड़का भी है। अच्छा। लड़- आपको एक लड़की एक लड़का? हाँ, एक लड़की एक अच्छा। लड़का। तो वो छोटा था, लेकिन अच्छा। उसको लेके गया था हम। और ये भाभी जी भी जॉब करते थे कुछ? हाँ, मैं वो भी बताऊँ आपको। जब मैं राजकोट में था बैंक में, मतलब राजकोट आ गया था, उसके बाद उसकी भी हमने जॉब पे चालू किया कि पैसा में मनी Correct, चाहिए था। मेरे correct. पास पैसा नहीं था, Correct. तो जहाँ से भी सोर्सेज मिलता है हम ट्राई Correct. करते थे। तो उसको बताया कि भाई इस तरह से तू जॉब कर सकेगी कि नहीं। तो उसने राजी खुशी था, बोला कि नहीं मैं जॉब क्या करूँगी, बात। कोई बात नहीं है। तो उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक PWD करके हाँ, होता है, PWD, पब्लिक Public वर्क Work डिपार्टमेंट। तो उसमें उसने एग्ज़ाम दी, उसमें पास हो गई। अच्छा। उसको जॉब भी मिल गई। गुड। तो राजकोट में ही मिली। अभी हमारे पास स्कूटर नहीं था, गाड़ी नहीं था साहब, हाँ। साइकिल थी हमारे पास। ओ। तो मैं साइकिल पे बैंक पे जाता था। हाँ। तभी उसको भी, मेरी वाइफ को भी पीछे बिठा के उसको लेके जाता था। हमारा तेरे मेरे टाइमिंग सपने। तेरे मेरे सपने बस। तो हमारा बस टाइमिंग भी सेम था, अच्छा तो एडजस्ट हो जाता था। अच्छा। तो पहले उसको मैं ड्रॉप करता था उसकी ऑफिस, उसके बाद मैं मेरी ऑफिस बैंक पे जाता था। रिटर्न में भी ऐसा ही सेम अपना रूट रहता था। लेकिन ये जो आपका हार्डवर्क है, आज भी मैं देखता हूँ आपको, मॉर्निंग वॉक चलता है, साइकिलिंग चलती है, स्पोर्ट्स चलता है, एवरीथिंग जितना एवरीथिंग। कर सकता है, या अभी बिल्कुल। और स्पोर्ट्स मेरा बचपन से स्पोर्ट्स था। करेक्ट। तो ये बैंकिंग में ही आखिरी तक आप रहे 30 साल तक। तो जॉइंट हाँ। फैमिली का कैसा रहता था? जॉइंट फैमिली हमारा, मैं जब राजकोट में था तभी हम जॉइंट फैमिली, मतलब मेरा और ब्रदर्स और बाकी के ब्रदर्स भी सीखते, पढ़ाई की उन्होंने? हाँ, वो भी पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन जब मैं जामनगर आया ऑफिसर की प्रमोशन लेके, तभी दूसरा ब्रदर, एक ब्रदर तो चला गया था बाहर। अच्छा। 2 ब्रदर था। अच्छा और सबसे मेरा यंगेस्ट जो ब्रदर है, उसने मेडिकल में गया और डॉक्टर MD बना। ओह वाह, जी। गुड। तो MD बन के राजकोट में प्रैक्टिस की। उसके बाद वो शिफ्ट हो गई US में, तो अभी Wonderful. सेटल इन द US है। वंडरफुल। हाँ, अच्छा, उसकी जामनगर में मेडिकल कॉलेज में उसको मिल गया, वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे। तो मेरा ऑफिसर होने के बाद थोड़ा मेरा पोजीशन ठीक थी। हाँ। तो मैंने तय किया और मेरे फादर को बोला कि फादर, मैं हर महीने, मेरा छोटा ब्रदर है, उसका नाम है किरीट, तो मैं उसको हर महीने यहाँ से मैं 1000 रुपया का यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करूँगा उसके अकाउंट में। क्या बात है। यानी तो आपकी शादी होने के बाद, आपके बच्चे होने के बाद, डिस्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि उसको वहाँ पे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती तो है, बिल्कुल सीख तो लेने जो भी जैसी है, है। तो मैं थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाऊँ। क्या बात। तो इस तरह से मैंने उसको, ये बॉन्डिंग बहुत
मजबूत है आप लोगों का, रियली। तो ये मेरी कॉलेज तारीफ लाइफ थी। काबिल। बाकी बैंकिंग लाइफ हुई। अच्छा, बैंकिंग में से ही बैंकिंग में हुई, उसके बाद फिर से वापस मैं ट्रांसफर यानी होकर आप राजकोट आ लो गया। इनकम ग्रुप से आगे मिडिल मिडिल तक हम पहुंच गए थे। हाँ या बैंकिंग, और उस टाइम उस जमाने में बैंकिंग की जॉब हाँ, अच्छी मानी जाती अच्छी थी। मानी जाती है, आज भी मानी जाती है जी। उस टाइम पे तो बहुत अच्छी, मतलब बैंक में जॉब मिलती है तो बोलते हैं कि वाह तुझे बैंक में जॉब है, ऐसा बोल रहे थे। गुड। तो फिर वापस वहाँ से मेरा पीरियड होने के बाद मैं वापस ट्रांसफर होकर राजकोट आ गया। अच्छा, अच्छा, तो राजकोट आने के बाद बच्चों मैंने, की पूरी पढ़ाई है वो पूरा आप बैंक में था उसी उसी वक्त हो गई? हाँ उसी वक्त हुई की थी। अच्छा। तभी वो प्राइमरी, मेरा जो लड़का है वो एकदम छोटा था, तो उसको प्राइमरी स्कूल मतलब नर्सरी में था। लेकिन हाँ, भाविसा थी मेरी बेटी। लड़की, उनको स्टैंडर्ड में, मिडिल नहीं प्राइमरी स्टैंडर्ड में थी। अच्छा। वहाँ पे लेकिन उनको आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा हाँ, यस यस दिलवा यस, सके। गुड। मैं बताऊँ तो मैं वापस राजकोट आ गया। राजकोट आके 4 साल के बाद फिर से मुझे लगा कि नहीं, अभी ये ऑफिसर का फर्स्ट ग्रेड इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए। वाह। तो फिर से मैंने ट्राई किया, एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हो गया। तो मुझे सेकंड लेवल का, मतलब उसमें सीनियर 1 ग्रेड वो पास कर दिया। सेकंड मैंने पास कर दिया, तो मैं सेकंड ग्रेड में आ गया गुड। ऑफिसर का। तो तभी भी उसने, जब भी प्रमोशन मिलता है तो ये बात जाने की तैयारी रहती है। तो मैं यहाँ से ट्रांसफर होके गया उपलेटा, छोटा सा गांव है, राजकोट से दूर है, लेकिन वहाँ पे मुझे मिल गया। अच्छा, तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए तो राजकोट रहना पड़ा होगा ना? नहीं, तभी भी हम साथ में वहाँ लेके साथ गए में थे। गए। लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद तीसरी बार जब मेरी ट्रांसफर हुई जामनगर फिर से, तभी मैंने बच्चों को, क्योंकि तभी वो मेरी डॉटर थी, वो भी मिडिल लेवल पे आ गई थी स्टैंडर्ड में, और तभी मैंने लगा कि अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो मैं सबको, मेरी फैमिली को राजकोट में रख के मैं अप एंड डाउन करता था सब। अच्छा। अप एंड डाउन कैसे करते थे? राजकोट से जामनगर की एक ट्रेन जाती थी, ब्रॉड गेज थी, बॉम्बे से जो आती थी वो आपा तक जाती थी। आपा इज द सबब स्टेशन ऑफ जामनगर। अच्छा। तो वहाँ तक ब्रॉड गेज थी, उससे आगे ब्रॉड गेज नहीं थी, तो वो आपा तक ही आती थी। तो हापा से जामनगर 7-8 किलोमीटर था, ज़्यादा नहीं था। राजकोट से मैं सुबह, मेरी वाइफ सुबह 6 बज के उठ के लंच बॉक्स बना देती थी मेरे लिए। वो लंच बॉक्स 7:30 बजे में लेके 8 बजे की ट्रेन थी, तो मैं तभी मेरे पास स्कूटर आ गया था। तो वो स्कूटर पे मैं राजकोट जंक्शन वहाँ पे जाता था, जंक्शन में मेरा स्कूटर ड्रॉप करता था, पार्क करता था, ट्रेन पकड़ता था, ट्रेन पकड़ के आपा जाता था, आपा से एक दूसरा स्कूटर में जामनगर जाते थे। अनबिलीवेबल और सीखने जैसा है। कहीं भी हिम्मत नहीं हारने की, बिल्कुल डट के रहना है। ये मैंने पकड़ के रखा था। क्या बात। और उसमें सपोर्ट था मेरी वाइफ का। क्या बात। हाँ, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो 30 साल का ये जब सर्विस पूरा हो गया आपका, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई हम अभी रुक जाना चाहिए, अभी बस हो गया, तो अभी कुछ रिटायरमेंट का लाइफ एंजॉय करेंगे? नहीं, कभी सोचा भी नहीं था क्या रिटायरमेंट बात का। है। 30 साल के बाद बैंक एक को हमें चांस देती थी, वॉलंटरी तभी आया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS बोलते हैं। VRS बोलते हैं। तो तभी होता था, और उसी टाइम पे हम आपको बताऊं अभी कि VRS मिलने का मौका मिल गया था मुझे। अच्छा। लेकिन हम ढूंढ रहे थे कि VRS लेके भी क्या करना क्या है। करेंगे? उसी टाइम पे मेरा ये, हमारा एक फैमिली फ्रेंड्स है, उनका एक बिजनेस था। अच्छा। तो वो बिजनेस डेवलप कर रहे थे, और मेरा ब्रदर, जो छोटा ब्रदर है, वो भी उसमें इन्वॉल्व था। अच्छा। तो वो लोग सोच रहे थे कि आगे जाके हम थोड़ा अपना ही फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें इन्वॉल्व करते जाए। तो उसका जो मेन जो प्रमोटर था कंपनी का, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे पूछा कि तू बैंक में हैप्पी है? मैंने बोला हाँ हैप्पी हूँ। कब रिटायर हो रहा है? मैं वो रिटायर का तो अभी टाइम है, क्योंकि मेरे 50 साल की थी। करेक्ट। उस टाइम पे हम, जब उसने हमारी बात हुई थी, तो बोला कि तू काम करने, बैंक छोड़ के तू आ जा बिजनेस में लगा दे। मैंने बोला बिजनेस का मेरा इतना अभी कोई, बैंक का एक्सपीरियंस है, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, और इतना सेटल मेरा ये हो गया है। बोला कि कुछ बात नहीं, तू VRS मिलता है ना, 30 साल हो गया है। मैं हाँ 30 साल हो गया है, तू छोड़ दे, VRS दे दे, क्या बात, बाकी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ओहो। उसने वो दिया। फिर भी VRS लेने से पहले मैंने, मेरा बैंक
को फ्रेंड्स को, बैंकिंग एरिया में ऑफिसर को, दूसरे फ्रेंड्स को, सबको मैंने बताया कि क्या करूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ, इतनी अच्छी बैंक की जॉब छोड़ के एक नया रिस्क लेना है मुझे। लेकिन आज बाद में सब लगा कि नहीं, चलो कोई बात नहीं है, जो मैंने बताया, हाँ, when you have got हिम्मत best करके मैंने choices, हिम्मत करके VRS choose ले it. लिया और उसके बाद मैं बिजनेस में ज्वाइन हुआ। क्या बात, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। और मेरे ख्याल से थोड़ा फास्ट यू टर्न मिल गया वहाँ से। एक्चुअली फास्ट यू टर्न तो बोला जाए वैसे हाँ। जाए तो, पर लेकिन उसकी बात तो चल रही थी काफी, लेकिन उसने बोला, जैसे बोला तो इमीडिएटली मैंने 1999 में बैंक में से VRS ले लिया और इमीडिएटली मुझे वहाँ पे भी टाइम नहीं मिला था। 15 दिन में बोला कि तू अजी अहमदाबाद चला जा। अच्छा, तो मैं अहमदाबाद आया, मैं और मेरे सिद्ध दोनों। गुड। अहमदाबाद आके थोड़ा टाइम मैंने वहाँ पे, हमारे रजिस्टर ऑफिस है, तो वहाँ पे मैंने जॉब चालू किया, पहले बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद बोले कि हम अपना महाराष्ट्र डेवलप कर रहे हैं। क्या बात है। तो महाराष्ट्र तो उस बहाने से आप पुणे हाँ, चले आए। तो आप एक काम करो, अभी तुम वहाँ पे चला जाओ। क्या बात। और आपको बैंकिंग एक्सपीरियंस है, तो बैंकिंग का ऑपरेशन जो भी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी पे देता हूँ, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बैंकिंग, ये एडमिनिस्ट्रेशन और बैंकिंग ऑलमोस्ट रिलेटेड होता है एक साथ है। करेक्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल डू। देखो, आके आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस ही हैज एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, या इट वाज, और वो भी नए एरिया में जाके डेवलप करना है। वो जो चैलेंज थी वो बहुत एकदम, क्या बोलूं आपको, कि थोड़ा दिन तो मैं सो नहीं पाया था। क्या बात। हाँ जी। और उस टाइम बेटी की शादी वगैरह हुई थी? हाँ, बेटी की शादी हो गई थी। अच्छा। लड़के की नहीं, बेटी अच्छा, की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली लड़के की हाँ। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। 98 में मेरी बेटी की शादी हो गई और 99 में मैं यहाँ से क्या बात, ये स्टार्ट किया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। फिर ये आगे चल के का जो पूरा इतिहास आपने बना दिया, वो तो और आगे आगे बढ़ता गया। इसके साथ साथ आपकी जो लगन मुझे दिखती है, मैं जब देखता हूँ आपके घर में आने के बाद बड़े बड़े ट्रॉफीज ये वो, तो ये क्या है? तो स्पोर्ट्स मेरे ब्लड में बचपन से था। ओह गुड। जब मैं छोटा था तब मैं स्ट्रीट गेम्स, आपको मालूम होगा स्ट्रीट गेम क्या होती है? लाइक कबड्डी होती है, हाँ, खो खो होती है, खो मतलब वो जो हाइड एंड सीक होती है महाराष्ट्र में खो खो, हाँ वो सब, तो वो स्ट्रीट गेम में खेलता था। अच्छा। उसके बाद कॉलेज में, स्कूल में आके इतना ज़्यादा स्कूल में मुझे स्पोर्ट्स में बैकअप नहीं मिला था। अच्छा। स्कूल में जो था तो वो खेलते थे कभी फुटबॉल होके, नहीं इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन कॉलेज में मैंने फुटबॉल और हॉकी ये दोनों मैंने खेला। फुटबॉल में स्टेट लेवल तक खेला हूँ। वंडरफुल। हाँ जी, यहाँ पे एक फुलसाफ ट्रॉफी करके होती थी, फुलसाफ। अच्छा। वो ट्रॉफी स्टेट लेवल की कंपटीशन में रहती थी, उसमें मैं लेफ्ट आउट पोजीशन में, मतलब लेफ्ट का जो आउटसाइडर है वहाँ पोजीशन पे मैं फुटबॉल खेलता था। क्या बात। और वहाँ पे भी मुझे अच्छा सा एप्रिसिएशन मिला था। वंडरफुल। और हॉकी भी खेला था। अच्छा, दूसरा कॉलेज पीरियड में हमारे वहाँ पे एक कंपटीशन होती थी फोक डांस की। अच्छा, दांडिया बोलते हैं ना, गरबा बोलते हैं, लेडीज के लिए होता है, लेकिन जेंट्स के लिए दांडिया होते हैं। तो इंटर स्टेट कॉलेज टूर्नामेंट ये कंपटीशन रहती थी, तो हमारी कॉलेज में मैंने वो दांडिया रस में उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। क्या बात है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था, वो सब हो गया। तो वो हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम अहमदाबाद में इंटर स्टेट कंपटीशन थी HL कॉलेज में, HA कॉलेज में, जो अहमदाबाद की फेमस कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ पे हमें विनर मिला, हम विनर बने। क्या बात है, वाह वाह। और नेक्स्ट ईयर इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, वो राजकोट आई थी। अच्छा। और उसको किसी ने बताया कि अभी लेटेस्ट रिसेंटली PDM पोपटलाल धनजी मालविया, PD मालविया कॉमर्स कॉलेज है, वो इंटर स्टेट फोक डांस में विनर हुई है। तो इंदिरा गांधी को पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ गया, वो बोले कि वो टीम को बुलाओ। तो वो टीम को बुलाया, वो जो कॉलेज में जहाँ पे उसका फंक्शन था, वहाँ पे धर्मेंद्र कॉलेज करके है राजकोट में, वहाँ पे। और उसने बोला कि ये आपका मैं सुन के मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ आपका एक ग्रुप फोटो लेना है। वाह वाह वाह। तो उसने हमारे साथ एक ग्रुप फोटो निकाला
क्या और बात हमें है, सबको कांग्रेचुलेशन वाह। कांग्रेचुलेशन दिया। वंडरफुल। तो ये भी एक हमें मिला आपकी है। बिल्कुल अच्छा अचीवमेंट है, वंडरफुल अचीवमेंट है, वंडरफुल। या तो उसका यहाँ एक पे फोटो भी। पूना में आने के बाद यानी आफ्टर द एज ऑफ 50-55 ऑल्सो यू आर इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक सम। मैं 50 ईयर्स की मेरी एज थी तब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। हाँ हाँ, हाँ, तो उसके बाद में यहाँ तो पे उसके बाद में मैं ये टेबल टेनिस कैरम वो तो मेरा चालू ही था चालू कॉलेज से था। ही। हाँ मैं हाँ कॉलेज हाँ बैंक में भी, हाँ हाँ। बैंक में जब और मैं बैंक में टाइम मिलता कंपटीशन था, रहते हैं। या बैंक में कंपटीशन होते उसमें भी मैं बैंक में कैरम में अच्छा। रनर अप हुआ था। ओहो। और टेबल टेनिस में डबल में हम विनर हुए थे। रियली तो वर्सेटाइल, क्या टेबल बात टेनिस है। और कैरम मैंने बैंक में स्टार्ट किया। कॉलेज में फुटबॉल और हॉकी चालू किया था। वंडरफुल वंडरफुल। और यहाँ आके फिर मैंने आस्ते आस्ते ये तो चालू था। तभी मेरा गोल्फ का मैंने सपने में भी नहीं ख्याल रखा था। अच्छा। क्योंकि गोल्फ इज वेरी कॉस्टली। हाँ हाँ हाँ। और उसके लिए मैं सोच रहा था कि इतना गोल्फ में खर्चा करना या गोल्फ खेलना है, उससे तो बेटर है दूसरा मैं को गेम खेलूँ। लेकिन मेरा यंगेस्ट ब्रदर जो अमेरिका में डॉक्टर है, ये स्टार्टेड द गोल्फ। अच्छा। सबसे छोटा है उसने वहाँ से गोल्फ चालू किया। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट ब्रदर है, उसने स्टार्ट किया। उसके बाद तीसरा ब्रदर है, उसने स्टार्ट किया। और लास्ट में मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि हम 3 ब्रदर गोल्फ खेल रहे हैं, तू भी चालू कर दे। क्या बात। तो एट द एज ऑफ 65 साल मैंने गोल्फ स्टार्ट किया है। वंडरफुल। 65 साल की उम्र में मैंने गोल्फ स्टार्ट किया है। आज 73 चल रहा है। इतना साल से मैं गोल्फ खेल रहा हूँ। और आज मुझे 6 से 7 ट्रॉफी मुझे मिल गई है। जो और भी देखते मेरे हैं, पास क्या है। बात, क्या और बात। एक पीरियड ऐसा था कि 12 दिन में मैंने 3 ट्रॉफी ली है। लेटेस्ट में अभी कुछ पढ़ा था 15 अगस्त के रेंज में आपको कुछ प्राइज हाँ जी मिला था। आपका अप्रिसिएशन हुआ था। वो यहाँ की एक स्पोर्ट्स क्लब है। अच्छा उसका नाम है ग्रास रूट स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा। और जो बच्चों को इंस्पायर करके उस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा। उसको ट्रेनिंग देते हैं और उसको इंस्पायर भी करते हैं। तो वो लोग को थोड़ा ऐसे स्पोर्ट्समैन को ढूंढ रहे थे। तो कहीं से उसका पता नहीं मैं आया, तो मुझे पे फ़ोन आया कि आप भी स्पोर्ट्समैन है और आपका भी हमने सुना है, तो आपका जो भी प्रोफाइल है, जो भी डेटा है हमें भेज दो। क्या बात। तो मेरा जो भी था मैंने भेज दिया। तो बोला कि नहीं, आपको हम एक बार हम आपको फ़ोन पे या तो वीडियो कॉल पे मिलते हैं। और हमारा 15 अगस्त का एक फेलिसिटेड प्रोग्राम है स्पोर्ट्स हीरोज़ के लिए। क्या बात है। तो उसमें आपको सिलेक्ट किया है, आपको आना है। क्या बात है। वंडरफुल वंडरफुल। तो 15 अगस्त को एट द एज ऑफ 73 you are gone. Very nice. तो वानावड़ी में एक उसका एक है एरिया जहाँ पे वो फुटबॉल टेनिस वगैरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे हमें बुलाया। मेरे साथ एक दूसरा मिस्टर वालिया करके है, उनको भी फेलिसिटेट किया था। वो वालिया इंडियन वुमेन हॉकी टीम का एक्स कोच है, मतलब कोच रह चुका है। और वो भी फुटबॉल हॉकी खेलते थे, दूसरी गेम थी उसकी। तो वो भी मेरे साथ साथ उसको भी फेलिसिटेट किया गुड था। गुड। तो तभी भी मुझे अप्रिशिएट किया और सम्मान किया। और अभी आप रेगुलर गोल्फ कोर्स पे जाते हैं? हाँ जी, मैं वीक में 3 दिन तो मिनिमम जाता हूँ। वंडरफुल। हाँ, वंडरफुल। 3 दिन में ही गोल्फ खेलता हूँ और 3 दिन में योगा करता हूँ। सब 3 दिन में योगा करता हूँ। क्या बात है। हाँ जी, और 3 दिन गोल्फ खेलता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको नौजवान कहा। एक बात हम देख रहे हैं अमर सिंह जी आपके बारे में, एवरीवेयर यू आर ऑन द टॉप ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द मेरिट। मुझे तो नहीं लगता आपका कोई ऐसा एक गॉड फादर यानी आपके पीछे कोई तो भी ऐसा कोई था जिन्होंने आपको लिफ्ट दिया है। खुद के जीवन का खुद ही गॉड फादर बोलो या तो मेरा जो भी बोलो, मेरा फादर ही था। अरे क्या। हाँ जी, क्योंकि उसने मुझे इंस्पिरेशन दिया है, सब कुछ सिखाया है मुझे, डिसिप्लिन सिखाई है बहुत ही मुझे। मेरी रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, मैं कभी भी मेरी वो बैंक में 30 साल की बैंक की जॉब में मैं कभी भी 5 मिनट लेट नहीं पहुंचा। क्या बात। हाँ जी, ये तो बिल्कुल मेरे फादर में ये सब गुण था। हम लोगों को ये आपसे सीख लेना बिल्कुल मैं उचित समझता हूँ। बिल्कुल बहुत वंडरफुल है। भाभी जी को अभी स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। भाभी जी, मेरे चैनल में आपका भी स्वागत। नमस्ते। बहुत सारी बातें हो गई है अमर सिंह जी से, और जो भी कुछ पता चला तो बिल्कुल आपका जो पूरा
जीवन है मेरे सामने ऐसा खुल के आया है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, जब ये अभी सर ने भी बताया, जब मैरिज आपका सेटल हुआ था तो उस टाइम में उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा करके दिखाया, इतना फर्क हमारे दो परिवार में था। सच है। तो एक लड़की के इससे अगर माइंड से देखेंगे तो आपके दिल में क्या था, बिल्कुल कैसा हुआ था? काटे जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही दिल को छू लेने वाला है क्या? मेरे लिए, क्योंकि 13 की एज में मेरी एंगेजमेंट हुई। अच्छा। तभी क्या एंगेजमेंट होता है, क्या शादी होता है, कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। अपने बड़ों के भरोसे पे ही सब कुछ चलता था। क्या? मेरा ध्यान तो सिर्फ पढ़ने में ही था। ओह, गुड। मुझे और कुछ मालूम भी नहीं था। अच्छा। फिर जब मैं कॉलेज में आई, तभी सेकंड ईयर के बाद में मेरी शादी का हुआ। अच्छा। तभी भी मेरे मन में दुविधा ये थी कि क्या होगा, मैं आगे पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी। मुझे तो डॉक्टर बनना था, मुझे ये बनना था, वो अच्छा। बनना था। बचपन में बहुत सारे सपने संजोए रखते हैं लड़कियां सब। लेकिन शादी मेरी आजकल के ज़माने के हिसाब से, वो ज़माने के हिसाब से भी बहुत अर्ली एज में हुई है। अच्छा। तो 18 की एज में मेरी शादी हो गई। तो फिर शादी के बाद में हमारे में एक रस्म होती है कि अगर लड़की छोटी होती है तो शादी के बाद 1 साल तक अपने मायके रह सकती है। तो वहाँ रह के तभी मैंने अपना स्टडी चालू रखा था, कंप्लीट किया। मेरे पिताजी एक सोशल वर्कर भी थे और फ्रीडम फाइटर थे, साथ में बिजनेसमैन भी थे, और उनको समाज को सबको साथ में लेके चलने की बहुत आदत थी। वो तो आज आप में भी दिखती है। तो मेरे घर में हम 3 भाई बहन थे, सिर्फ इतने ही लोग नहीं रहते थे। अच्छा। क्योंकि गांव के जो सब लड़के होते थे, मेरी फूफी का लड़का या फिर मेरी मौसी का लड़का या गांव में कोई गरीब लड़का, ये सब हमारे घर में साथ में रह के पढ़ते थे। तो हमारा घर में सिर्फ हम 3 बच्चों के लिए नहीं था, सबके लिए समान था। तो हमें ऐसी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिली है, जो कि हम इतने ऊपर लेवल पे थे तो भी सबको साथ में समान तरीके से ही रहते थे। इसीलिए जब मैं ये जॉइंट फैमिली में से दूसरे जॉइंट फैमिली में जाती हूँ तो मुझे ये कोई ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं लगी थी और मुझे ये तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, तकलीफ़ हुई इसलिए कि हमारी फैमिली में मैं मेरे पिताजी की सबसे लाड़की बेटी थी। अच्छा। और मैंने बचपन में इतना कुछ कामकाज घर का किया हो नहीं था। अच्छा। और आप ही सोचिए कि एक 17-18 साल की लड़की जब कॉलेज में जाती है और दूसरे ही दिन आप उसको घूंघट में बिठा के एक बड़ी बहू का ओहदा दे देते हो, तो उसके दिमाग की हालत क्या रही होगी। लेकिन थैंक्स टू माय मदर एंड फादर, क्योंकि मेरी मदर से मुझे सहनशीलता का गुण मिला है। और मेरे फादर बहुत ही स्ट्रांग थे, विल पावर बहुत स्ट्रांग था। और मेरे पूरे जीवन काल में मेरे पिताजी का बहुत काफ़ी प्रभाव रहा है। तो इसी वजह से, और मेरे पिताजी ने हमको कभी एहसास नहीं दिलाया है कि हम पैसे वाले हैं, और कभी किसी को बोलने भी नहीं देते थे कि मैं पैसे वाले की लड़की हूँ ऐसा। तो ससुराल में जाके भी मैं कभी ये नहीं किसी को जताती थी कि मैं तो ये घर में से आई हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया है। तो ये सब काम सीखने में मुझे तकलीफ बहुत हुई, कठिनाइयाँ मुझे बहुत आई है। सासू माँ का कैसा? नहीं, इनके हिसाब से ये सब लोग सही थे, लेकिन जब मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मेरी उम्र नहीं थी, मेरा वहाँ का माहौल नहीं था, तो मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। क्या बात। तो ये सब एक्सेप्ट करते करते, और मेरा एक नेचर रहा है जो मेरे फादर से आया है शायद, कि अगर आपको कोई बोले कि ये आप नहीं कर सकोगे तो मैं करके दिखाती हूँ। क्या बात। तो ये एक बात थी कि जब मेरे ससुर को ऐसा, मुझे शायद उनका इंटेंशन अच्छा था कि मुझे जो कुछ भी नहीं आता है वो अच्छी तरह से आ जाए और मेरी बहू सब में माहिर है, ये उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए था। तो वो बार बार मुझे बोलते थे तुमको ये बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये।
तो मैंने अंदर से ठान लिया था कि एक दिन मैं ऐसा खाना पकाऊंगी और 100-200 लोगों का खाना पका के दिखाऊंगी। क्या बात है। और सच में मेरी जिंदगी में ऐसे मौके आए भी सही, वाह वाह वो सच है यार। क्योंकि मेरे 3 देवर की शादी हुई, ओहो। फिर 2 मेरी जो चाचा सस की लड़कियां थी उनकी सगाई की, उनकी शादी की। और इन सब के वो जमाने में ऐसा था कि थोड़े बहुत पैसे वाले होते तो भी एक ही टाइम का खाना बाहर से बनवाते ऑर्डर पे, बाकी सब घर की औरतें मिलके ही करना था। तो बीइंग एल्डर बहू और मैं अपनी चाची सास, हम दोनों ने ही मिलके इतने सारे फंक्शंस निभाए हैं। क्या बात है। तो मुझे अभी अपने पे भी ये फक्र हो रहा है कि कहाँ की मैं वो एक छोटी लड़की कि जिसको रोटी बेलना भी ठीक से नहीं आता था, तो मैंने 200 लोगों की पूरा खाना बनाया है। जो हम लोग बनाते हैं, दूध पाक बनाते, पूरी बनाते, सब्जी बनाते, ऊंधिया बनाते, पूरा खाना बनाया है। और जब ये सब बाबत में ये हो गई तो कम नसीब भी बोलो, जो कुछ भी बोलो, तो मेरे ससुर की डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी। तो इनके बाद में मेरी दादी सास थी, उनकी भी डेथ हो गई। तो ऐसे जब कोई प्रसंग आता है तभी भी हमें यही काम करना होता है। तो हमें तो दोनों जिम्मेवारी निभानी पड़ती है कि जो कोई लोग आते हैं उनके साथ बैठना भी पड़ता है और फिर बाद में जाके खाना पकाओ। और वो भी बाहर जो वीट होती है, वीट का हम चूल्हा बनाते और इसके ऊपर इतने बड़े बड़े पतीले में 100-150 लोगों का खाना बनाते थे हम। तो ये सब चैलेंजेस मेरे लिए आई है और मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग था तो वो मैंने बखूबी निभाई भी है। और अब अगर आप बात करते हैं कि जीवन साथी की, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ये मेरी उम्र नहीं थी और मेरा ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। सच बताऊं तो मेरा पढ़ने के अलावा और कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। तो मैंने कोई ऐसा ख्वाब नहीं देखे थे कि मेरे लिए ऐसा लड़का होगा, मेरा पति ऐसा होगा, वैसा होगा, कुछ भी नहीं पता था। इवन शादी और सगाई एंगेजमेंट के बीच का जो पीरियड था, इसमें भी हमारे में 3-4 साल मेरे काफी कम मिलना हुआ, हार्डली 3-4 बार ही मिले हैं। अच्छा। तो इसमें कभी मोबाइल नहीं, सिर्फ हम खत लिखते थे। अच्छा। और वो खत से बात होती थी। क्या? तभी थोड़ा बहुत तो समझ में आया था कि चलो घर समझो नीचा है लेकिन लड़का अच्छा है। और उनकी बातों पे से मुझे पता चलता था कि वो लविंग है, केयरिंग है, तो आगे जाके कम से कम मुझे तो संभाल सकेंगे। वाह वाह, क्या बात है। इतना तो भरोसा था मुझे। यानी सही कहा उन्होंने, पहले अरेंज मैरिज हो गई, बाद में लव हो गई। सच में ये बात सही है। और फिर तो आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे जितनी भी कठिनाइयाँ आती गई, हम कभी डरे नहीं है। क्योंकि मैं तो ऐसा मानती हूँ, मेरे पिताजी भी बोला करते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सही है। और कोई भी मुसीबत आए, मैं कभी भी हाइपर नहीं होती। कितना भी कोई भी न्यूज़ आप दो, कितनी भी मुझे तकलीफ हो, मैं कभी किसी के साथ में ऊंचे आवाज में बोलती नहीं, किसी से बातचीत नहीं करती। झगड़ा मैंने अभी तक आज की तारीख में मैंने किसी के ऊंचे आवाज में नहीं किया है। जो कुछ भी होता है मैं अपने आप में अंदर से संभाल लेती हूँ। और कभी मैंने किसी के साथ भी ऐसे ऊंचे आवाज में रफली कुछ बात ही नहीं की है। तो वो टाइम का जो आपका पारिवारिक स्थिति था, समृद्धि थी, और आज जो हम लोग जो देख रहे हैं उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये तो इसके बारे में तो बिल्कुल अमर सिंह ने भी मानने कर लिया है कि आप तो भाग्य लक्ष्मी थे जी उनके लिए। तो ये कैसे कैसे आपको ये होता गया? हाँ, जैसे जैसे उनकी ये बैंक की जॉब हुई, तभी जब हम ट्रांसफ़र होके जाते रहे, जब ये जॉब करते थे हम, जब तक जॉइंट फैमिली में थे, मेरे दोनों बच्चे हो गए थे। तो दोनों बच्चों की परवरिश जॉइंट फैमिली में हुई थी। तो बच्चों की इतनी जिम्मेवारी हम पे नहीं आती थी। हाँ। हमारा तो सिर्फ होता है काम करो, घर संभालो, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। लेकिन फिर दोनों बच्चों की जिम्मेवारी हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही उठाई है। क्या? तो ये भी एक था। हाँ, इसमें भी तकलीफें आती थी। मेरा बेटा तेजस जब 7 महीने का था तभी मैंने जॉब स्टार्ट किया था। अच्छा। जो मैं और PWD में, और ये भी वो एक चैलेंज के रूप में आई थी
तभी भी मेरे ससुर को ऐसा लगता था कि हमारे समाज की लड़कियां कभी कुछ कर नहीं सकती है, वो जॉब नहीं कर सकेगी, ये नहीं कर सकेगी। तभी कलेक्टर ऑफिस में से हम फॉर्म लेके आए, वो खुद लेके आए थे मेरे लिए, और तभी हमने फॉर्म भरा, एग्जाम दी, और मैं प्राउडफुली कह सकती हूँ कि तभी मैं फर्स्ट आई थी इंटरव्यू में। और करेक्ट। तभी कलेक्टर ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था, और कलेक्टर ने भी यही पूछा कि आप तो राजपूत समाज से हो, आप तो घूंघट में रहते हो, तो फिर आप जॉब कैसे कर पाओगे। मैंने बोला नहीं, अगर मुझे चांस मिला तो मैं घर की जिम्मेवारी के साथ में घर में घूंघट में रहूंगी, बाहर आके जॉब करूंगी। वाह वाह, क्या बात है। मेरे एक ही जवाब पे उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। तो इसके बाद हम दोनों साइकिल पे जॉब पे जाते थे, तो वो बताया आपने। मैंने कसम ली। ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते गए। यानी हर स्टेप में भाभी जी का आपको यस यस, फुल सपोर्ट 100%। आज तो बिल्कुल। और वो उसमें नहीं, जो संगीत में अभी जो मेरा संगीत की उसमें भी उसका ही याद है। क्या मुझे बचपन से मेरा रीडिंग का, राइटिंग का, म्यूजिक का बहुत ही शौक रहा है। और मैं 5-6 साल की थी जब से मैंने गुजरात में पढ़ना शुरू किया, तब से मैं रेगुलरली आज की तारीख तक गुजरात समाचार पढ़ती आई हूँ, और चित्रलेखा भी पढ़ती आई हूँ। मतलब मुझे इतना पढ़ना लिखने का ज्यादा शौक था। तो वही पूरा कल्चरल ये जीन्स आपके भविष्य जी में भी। हाँ भविष्य में। अच्छा, जब भी कुछ फंक्शन होता था या तो कुछ होता था तो हम मिलके बोलते हैं कि चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तो ऐसे ही हम अपना शौक पूरा करते थे। अगर हम नहीं होते तो कोई बोलते कि नहीं आज नहीं खेलना है, कि आज अमू भाई भी नहीं है, वजन भी नहीं है। हम लोगों की ऐसे मुलाकात नहीं होती थी। तभी मैं एक कॉलेज में जा रही थी अपने ग्रुप के साथ में कुछ फंक्शन में, और ये अपने घर मतलब उनके घर के सामने रोड से ही जा रहे थे, और इनका घर सामने वाली साइड में पड़ता था। तो मेरे चाचा ससुर ने मुझे देख लिया था, तो उन्होंने जाके उनको बताया कि हमारे में बा बोल के बुलाते हैं, तो वसंत बा वो वहाँ से जा रहे हैं ऐसा। तो वो अपने जो एक इनके कॉमन फ्रेंड थे उनके घर में आए, और जब हम रिटर्न आए तो उन्होंने मुझे हमको यहाँ पे बुलाया, उनके घर मिलने के लिए बुलाया। और तभी इतना इंटरेस्टिंग था, मेरी स्कूल की सहेली भी सब साथ में थी, और तभी मिले तो सिर्फ ऐसी थोड़ी बात हुई, तभी भी गाना गाने की ही बात हुई। तो तभी मैंने वो टाइम पे एक गाना गाया था, ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई। क्योंकि ऐसी मुलाकात तो होती नहीं थी। तो ऐसा सब शौक, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मेरे शौक को पालने वाला जीवन साथी मिला। क्योंकि मेरी जो जो इच्छाएं थी वो सब उन्होंने पूरी की है। कभी किसी पे कंट्रोल नहीं किया, नहीं कि शादी हो गई तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, क्योंकि गरबा तो मेरी जींस में है, तो गरबा खेले बगैर तो हम रह नहीं सकते। लेकिन हाँ, थोड़े टाइम के लिए डांडिया के ये भी चैंपियन है। मैं भी चैंपियन हूँ, मेरा भी इंदिरा गांधी के साथ में ही फोटो था। मैं स्कूल में थी तभी था। अच्छा। लेकिन ये सब में बीच में ऐसा एक थोड़ा पीरियड गया कि जहाँ पे हम थोड़ी जॉइंट फैमिली, सामाजिक जिम्मेवारी, बच्चों की पढ़ाई और ये सब के पीछे हम अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाते थे, और क्योंकि ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई थी बच्चों को पढ़ाना। और हाँ, आप अभी बताते हैं कि आपका क्या योगदान होगा, तो मैं तो ये एक ही बात बताती हूँ कि घर मतलब संसार मतलब गृह, तो गृहिणी गृहम उच्यते, मतलब गृहिणी से ही घर बनता है। अगर गृहिणी नहीं होती तो घर ही नहीं बनता। और ये अपने संसार जो रथ चलता है, ये स्त्री और पुरुष दोनों पहिए हैं, और अगर दोनों पहिए एक दूसरे के साथ में ताल मिला के चलेंगे तो अपना जीवन एकदम संसार अच्छा चलेगा। यही सीख आज हम देना चाहते हैं। और थैंक्स टू पुणे एंड थैंक्स टू मगरपटा, क्या? क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरी जो दबी हुई इच्छाएं थी, जो हिडन टैलेंट थी, वो सबको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और यहाँ आके मैंने ये सब फिर से वो सब मेरा कार्य शुरू हो गया,
और आप जैसे संगीतज्ञों के साथ में रह के तो हमारा एक नया फैमिली बन गया Yes, yes, और yes, आज yes. हम हैप्पी है, बिल्कुल। रियली Yes, हैप्पी। yes. यानी एज आर ओनली द फिगर्स, Yes. नंबर। I Age is believe. the number, yeah. बिकॉज मैंने मगरपट्टा में स्टाइलिश लेडी का एक टाइटल भी जीता है क्या बात है, Yes. क्या बात है, एट द एज ऑफ 61। क्या बात। और ये अभी गणपति में है, वो फैशन शो में रही है। फैशन शो में है या। वो, बिल्कुल। यानी ऐसे वर्सेटाइल फैमिली के साथ आज हमारा इंटरव्यू हुआ है, तो रियली इट्स इंस्पायरिंग स्टोरी टू एवरी जनरेशन, आई विल से एवरी जनरेशन। सो Yeah. थैंक्स अ लॉट मिस्टर एंड Okay. मिसेस परमार। थैंक्स। थैंक यू मेरे वेरी चैनल के लिए मच। आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, तो बिल्कुल Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद।